नमस्कार। यूपीएससी में रैंक 1 का सपना देखने वाले सभी गंभीर एस्पिरेंट्स का इस विस्तृत विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे विषय को डिकोड करने जा रहे हैं जहां से हर साल सवाल बनते ही बनते हैं। प्राचीन भारतीय वास्तुकला और धातु विज्ञान। हमारा पूरा जोर बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण पर रहेगा ताकि हर एक ऐतिहासिक तथ्य और वास्तुकला की शब्दावली आपके दिमाग में छप जाए। तो चलिए पूरी एकाग्रता के साथ शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले लौह स्तंभ और धातु विज्ञान, फिर बौद्ध स्तूपों की संरचना, हिंदू मंदिरों का विकास, गुफाएं और एकाश्म मंदिर। इसके बाद निर्माण और अर्थशास्त्र, और अंत में अजंता की चित्रकला का वैभव। तो चलिए सीधे अपने पहले खंड की ओर बढ़ते हैं। लौह स्तंभ और धातु विज्ञान, हड़प्पा की निपुणता से लेकर गुप्त काल की इंजीनियरिंग तक। अब सीधे तकनीकी तथ्यों पर आने से पहले आइए इतिहास को थोड़ा महसूस करते हैं। जरा सोचिए मरुदसामी के बारे में, जो अपनी व्हीलचेयर को धूल भरे रास्ते से धकेलते हुए कुतुब मीनार के उस विशाल परिसर से गुजरकर धातु के रैंप पर चढ़कर उस ऐतिहासिक लौह स्तंभ के सामने पहुंचता है। उसके लिए ये पल कितना अविस्मरणीय रहा होगा, है ना? बिल्कुल उसी तरह आज इस इतिहास को समझना हमारे लिए भी एक बहुत ही शानदार अनुभव होने वाला है। और ये अनुभव शानदार इसलिए है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो तकनीकी छलांग लगाई थी वो वाकई बेमिसाल है। देखिए, हड़प्पावासी कांस्य युग के थे। खुदाई से ये साबित हो चुका है कि वे मास्टर शिल्पकार थे। वे तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य यानी ब्रॉन्ज बनाते थे। लेकिन उनके बाद जो पीढ़ियां आईं वो सीधे लौह युग में प्रवेश कर गईं। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कोई साधारण लोहा नहीं बनाया। प्राचीन भारत में बेहद उन्नत किस्म के लोहे का उत्पादन होता था, जिसमें फोर्ज्ड यानी पिटवा लोहा, रॉट यानी कच्चा लोहा और कास्ट यानी ढलवा लोहा शामिल है। इस उन्नत तकनीक का सबसे बड़ा सबूत महरौली का लौह स्तंभ है, और इसके आकार को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ये कोई साधारण खंबा नहीं है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और इसका वजन 3 टन यानी 3000 किलोग्राम से भी कहीं ज्यादा है। प्रीलिम्स के नजरिए से ये दोनों ही आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए महरौली के इस लौह स्तंभ का पूरा इतिहास देखते हैं। स्थान महरौली, दिल्ली। उम्र आज से करीब 1500 साल पहले इसे बनाया गया था। हमें ये इतनी सटीकता से कैसे पता चलता है? क्योंकि इस स्तंभ पर चंद्र नाम के एक राजा का शिलालेख मौजूद है, जो संभवतः गुप्त राजवंश से ताल्लुक रखते थे। और इसका सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि 15 सदियों तक खुले आसमान के नीचे हर मौसम की मार सहने के बावजूद इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान की इससे बड़ी उपलब्धि भला और क्या हो सकती है? अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की ओर, बौद्ध स्तूपों की संरचना, जिन्हें हम पवित्र टीले भी कहते हैं। अब देखिए ये स्तूप बनते कैसे थे। इसकी चरण दर चरण प्रक्रिया परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्तूप के बिल्कुल केंद्र में यानी उसके हृदय में एक छोटा सा बॉक्स रखा जाता था, जिसे रेलिक कास्केट या धातु मंजूषा कहते हैं। इसमें बुद्ध या उनके शिष्यों के शारीरिक अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें, कीमती रत्न और सिक्के रखे जाते थे। फिर इस बॉक्स को मिट्टी से अच्छी तरह ढक दिया जाता था। इसके बाद उस पर कच्ची या पकी हुई ईंटों की एक मजबूत परत चढ़ाई जाती थी और आखिर में इस पूरी गुंबदनुमा संरचना को बेहद खूबसूरती से तराशे गए पत्थरों से ढक दिया जाता था। यहाँ एक शब्दावली है जिसे हमें अच्छे से समझना होगा, प्रदक्षिणा पथ। ये स्तूप के चारों ओर बना एक गोलाकार रास्ता होता है। ये पूरा रास्ता एक रेलिंग से घिरा होता है और इसमें प्रवेश करने के लिए विशेष प्रवेश द्वार बने होते हैं। सबसे अहम बात जो याद रखनी है वो ये कि भक्त यहाँ हमेशा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में ही परिक्रमा करते हैं, जो श्रद्धा का प्रतीक है। और हाँ, ये रेलिंग और प्रवेश द्वार बहुत ही शानदार मूर्तियों और नक्काशी से सजे होते थे। अगर हम इसके ऐतिहासिक उदाहरणों की बात करें तो मध्य प्रदेश के सांची का महान स्तूप एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन ध्यान रहे, ये एक बार में बनकर तैयार नहीं हुआ था। इसका जो मुख्य ईंटों का टीला है वो सम्राट अशोक के समय का है, जबकि जो सुंदर रेलिंग और प्रवेश द्वार हमें आज दिखते हैं उन्हें बाद के शासकों ने कई सदियों में धीरे धीरे जोड़ा था। दूसरी तरफ अमरावती का शानदार स्तूप है, जिसकी बेहतरीन पत्थर की नक्काशियां आज से लगभग 2000 साल पहले उकेरी गई थीं। इन दोनों की ही समयावधि बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। चलिए अब रुख करते हैं खंड 3 का, हिंदू मंदिरों का विकास।
विशेष रूप से विष्णु, शिव और दुर्गा के मंदिर। यूपीएससी मेंस के लिए ये शब्द बहुत अहम है, गर्भगृह। किसी भी मंदिर का जो सबसे मुख्य और पवित्र कमरा होता है, उसे गर्भगृह कहते हैं। ये वही जगह है जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। केवल इसी पवित्र कक्ष में पुजारी सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भक्त अपने आराध्य की उपासना करते हैं। गर्भगृह के ठीक बाद जो सबसे अहम हिस्सा आता है, वो है शिखर। अब गर्भगृह एक पवित्र जगह है, तो उसे दूर से ही पहचानने के लिए उसके ठीक ऊपर एक ऊंचा टावर बनाया जाता था, जिसे शिखर कहा गया। ऐसे शिखरों का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए बहुत ही सटीक योजना और इंजीनियरिंग की जरूरत होती थी। उत्तर प्रदेश का भीतरगांव मंदिर इसके शुरुआती और सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। मंदिर वास्तुकला की इस त्रिमूर्ति का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है मंडप। ये मंदिर के अंदर बना एक काफी बड़ा हॉल या सभागार होता था। इसका सीधा सा उद्देश्य एक ऐसा विस्तृत स्थान तैयार करना था जहां बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो सकें और सामूहिक पूजा या अन्य धार्मिक आयोजनों का हिस्सा बन सके। अब आते हैं खंड 4 पर, गुफाएं और एकाश्म मंदिर, यानी चट्टानों में उकेरे गए शानदार इंजीनियरिंग चमत्कार। यहाँ इंजीनियरिंग का एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास 1500 साल पुराना भीतरगांव का मंदिर है, जो पकी हुई ईंटों और पत्थरों को जोड़कर बना है, यानी इसे एक आम इमारत की तरह परतों में नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए महाबलीपुरम के एकाश्म या मोनोलिथिक मंदिरों को। एकाश्म का मतलब है कि इन्हें एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। और कमाल की बात यह है कि शिल्पकारों ने इन्हें नीचे से नहीं बल्कि पहाड़ की चोटी से काटना शुरू किया और ऊपर से नीचे की ओर काम करते हुए पूरा का पूरा मंदिर उकेर दिया। है ना हैरान करने वाली बात। इस काल के 2 और बेमिसाल उदाहरण हमें याद रखने हैं। पहला, ऐहोल का दुर्गा मंदिर, जिसका निर्माण आज से करीब 1400 वर्ष पूर्व हुआ था। इसका समयकाल जरूर याद रखिएगा। और दूसरा, उड़ीसा का एक बेहद खास जैन मठ। ये कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि एक पूरी 2 मंजिला इमारत है, जिसे सीधे चट्टान की सतह को काटकर बनाया गया था। इसी मठ के कमरों में जैन भिक्षु रहते थे और अपना ध्यान लगाते थे। अब बात करते हैं इन सबके पीछे लगने वाले संसाधनों की। खंड 5, निर्माण और अर्थशास्त्र, भव्यता की कीमत। देखिए, इन विशाल संरचनाओं को खड़ा करना कोई आसान काम नहीं था। ये बहुत महंगी और शारीरिक रूप से थका देने वाली प्रक्रिया थी। इसके मुख्य रूप से 4 चरण थे। सबसे पहले बेहतरीन गुणवत्ता वाले पत्थरों की खोज करना और उन्हें खदानों से निकालना। फिर उन भारी पत्थरों को मीलों दूर निर्माण स्थल तक पहुंचाना। इसके बाद शुरू होता था शिल्पकारों का काम, जो उन खुरदरे पत्थरों को बेहद सावधानी से तराश कर खंभों, दीवारों, फर्श और छत का आकार देते थे। और सबसे आखिरी और शायद सबसे मुश्किल काम था उन तराशे गए भारी भरकम पत्थरों को मिलीमीटर की सटीकता के साथ उनकी बिल्कुल सही जगह पर स्थापित करना। इतिहास के पन्नों से लिया गया ये सीधा उदाहरण देखिए। उदाहरण के लिए, हाथीदांत का काम करने वाले कारीगरों के एक संघ ने सांची के खूबसूरत प्रवेश द्वारों में से एक का भुगतान किया था। ये पंक्ति अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि इन भव्य स्मारकों को बनाने में सिर्फ राजा महाराजाओं का ही हाथ नहीं था, बल्कि कारीगरों के संघ भी इसमें सीधे तौर पर अपना आर्थिक योगदान दे रहे थे। अगर हम फंडिंग को और गहराई से देखें तो इसके स्रोत बहुत विविध थे। बड़े पैमाने पर निर्माण का खर्च राजाओं और रानियों के शाही खजाने से आता था। इसके अलावा जो भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते थे, वो अपने साथ उपहार लाते थे, जिनका इस्तेमाल सजावट में किया जाता था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वो ये कि मंदिर की सजावट का खर्च व्यापारियों, किसानों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों और लोहारों जैसे आम लोगों ने भी उठाया था। सैकड़ों ऐसे गुमनाम पुरुष और महिलाएं थीं जिनका इतिहास में शायद और कोई जिक्र नहीं है, बस इनके नाम आज भी कृतज्ञता के साथ इन खंभों और रेलिंग पर खुदे हुए मिलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे आकर्षक हिस्से पर, खंड 6, अजंता की चित्रकला का वैभव, अंधेरे में कला। अजंता की गुफाओं को देखकर एक बहुत ही गहरा तकनीकी और कलात्मक सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं अंदर से बिल्कुल घुप अंधेरी होती हैं। तो फिर बिना सूरज की रोशनी के अंदर इतनी बारीक चित्रकला आखिर की कैसे गई?
और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि 1500 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इन चित्रों के रंग इतने स्पष्ट और जीवंत कैसे हैं? इसका जवाब भी उतना ही हैरान करने वाला है। क्योंकि गुफाओं के अंदर घना अंधेरा था, इसलिए ज्यादातर चित्रकलाएं मशालों की टिमटिमाती रोशनी में की गई थीं। और 1500 सालों तक इन रंगों के फीके ना पड़ने का राज ये है कि ये रंग किसी कृत्रिम रसायन से नहीं, बल्कि प्राकृतिक पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। लेकिन अंत में जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो ये है कि जिन मेधावी कलाकारों ने अंधेरे में इतनी अमर और शानदार कृतियां रचीं, उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं है। वे आज भी पूरी तरह से अज्ञात हैं। क्या ये हमें यह एहसास नहीं कराता कि हमारा महान इतिहास ऐसे ही अनगिनत गुमनाम नायकों की देन है? तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन तथ्यों को गहराई से रिवाइज करें और अपनी आगामी परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत करें। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे उन ऐतिहासिक और तथ्यात्मक गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं जो प्राचीन भारत के साहित्य, विज्ञान और आविष्कारों को पूरी तरह से परिभाषित करती हैं। देखिए, अगर आप आईएएस या किसी भी उच्च स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और टॉप रैंक का लक्ष्य रखते हैं, तो ये विषय न केवल बहुत स्कोरिंग है, बल्कि हमारी सभ्यता की जड़ों को समझने के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विस्तृत अध्ययन की शुरुआत करते हैं। अब इस भारी भरकम ऐतिहासिक सामग्री पर महारत हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? इसे व्यवस्थित रूप से समझना, राइट? हमारा आज का ये सफर इन 6 सटीक श्रेणियों में बटा है। 1. प्राचीन तमिल महाकाव्य। 2. संस्कृत काव्य और पुराण। 3. महाभारत और रामायण। 4. जातक और आम कहानियां। 5. प्राचीन भारतीय विज्ञान। और 6. कागज का आविष्कार। इन फैक्ट्स को इसी क्रोनोलॉजी में याद रखना परीक्षा के लिए सबसे कारगर रणनीति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्राचीन तमिल महाकाव्य। दक्षिण भारतीय साहित्य की बात करें ना, तो 2 महाकाव्यों का ढांचा परीक्षा के लिए बिल्कुल रट लेना चाहिए। पहला है सिलिपादिकारम। इसे करीब 1800 साल पहले इलांगो नाम के कवि ने लिखा था। ये पुहार के एक व्यापारी कोवलन की कहानी है, जो अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा करके माधवी नाम की एक नर्तकी से प्रेम कर बैठता है। फिर वे मथुरै जाते हैं, जहां पांडे राजा का जौहरी कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाता है। अब आते हैं दूसरे महाकाव्य पर, जो है मणिमेकले। इसे सत्तनार ने लिखा था, लेकिन 1400 साल पहले। यानी दोनों रचनाओं के बीच पूरे 400 साल का स्पष्ट अंतर है। ये महाकाव्य कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। और हाँ, एक बेहद रोचक तथ्य ये भी है कि ये दोनों ही रचनाएं सदियों तक खोई हुई थीं। इनकी पांडुलिपियां केवल 100 साल पहले ही दोबारा खोजी गईं। कमाल की बात है ना? अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। जब मदुरई के पांड्य राजा ने कोवलन को अन्यायपूर्ण तरीके से मृत्युदंड दिया, तो उसकी पत्नी कन्नगी का दुख और क्रोध एकदम चरम पर था। उनका ये विलाप सुनिए, जहां वो पूछती हैं, क्या कोई ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में कोई ईश्वर नहीं है? क्या उस स्थान पर कोई ईश्वर हो सकता है जहां राजा की तलवार का उपयोग निर्दोष अजनबियों की हत्या के लिए किया जाता है? ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि तत्कालीन न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा और तीखा प्रहार है। और इसी प्रचंड क्रोध में कन्नगी ने पूरे मदुरई शहर को नष्ट कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, संस्कृत काव्य और पुराण। कालिदास का नाम तो हम सबने सुना ही है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत के इस अंश में प्रकृति के साथ उनके गहरे जुड़ाव को बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस काव्य में एक मानसूनी बादल को 2 अलग हुए प्रेमियों के बीच एक संदेशवाहक के रूप में इमेजिन किया गया है। कवि ने जिस प्रकार ठंडी हवा, हाथियों की सांसों और जंगली गूलर के पकने का सूक्ष्म विवरण दिया है, वो साबित करता है कि कालिदास केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि प्रकृति के एक महान भी थे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो पुराणों की विशेषताएं समझना बहुत ही अनिवार्य है। पुराण का शाब्दिक अर्थ ही होता है पुराना। माना जाता है कि इन्हें व्यास ने संकलित किया था। इनमें आपको विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसे देवताओं की कहानियां, पूजा की विधियां और विश्व निर्माण तथा राजाओं के वृत्तांत मिलेंगे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? वो ये है कि वेदों के विपरीत, जिन्हें पढ़ने की अनुमति सबको नहीं थी, पुराण सरल संस्कृत में लिखे गए थे। क्यों? ताकि महिलाएं और शूद्र भी इन्हें आसानी से सुन सकें।
इनका पाठ मंदिरों में पुजारियों द्वारा किया जाता था और आम लोग इन्हें सुनने आते थे। ये एक ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, महाभारत और रामायण। इन दोनों महाकाव्यों को सिर्फ कहानियों की तरह नहीं, बल्कि इनकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के नजरिए से देखिए। इनकी सटीक तुलना ऐतिहासिक समझ के लिए बहुत जरूरी है। एक और है महाभारत, जिसे करीब 1550 साल पहले व्यास ने संकलित किया था। ये कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध है। यहाँ याद रखने वाला एकदम सटीक तथ्य ये है कि ये संघर्ष कुरु वंश के सिंहासन और उनकी राजधानी हस्तिनापुर के लिए था। और हाँ, इसी ग्रंथ में भगवद गीता भी शामिल है। दूसरी ओर है रामायण, जिसके रचयिता वाल्मीकि माने जाते हैं। ये कोसल के राजकुमार राम की कहानी है। यहाँ मुख्य भूगोल कोसल और उसकी राजधानी अयोध्या है। सीता का अपहरण लंका के राजा रावण द्वारा होता है और अंततः राम युद्ध जीतकर अयोध्या लौटते हैं। हस्तिनापुर को कुरुओं से और अयोध्या को कोसल से जोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जातक और आम कहानियां। जातक और पंचतंत्र की कहानियां भी इसी समय के आसपास संकलित की गई थी। ये आम लोगों की सांस्कृतिक धरोहर थी। वानर राज की प्रसिद्ध कहानी को ही ले लीजिए, इसका भूगोल अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहानी हिमालय में गंगा के किनारे शुरू होती है, जहां एक विशेष मीठे आम का पेड़ था। एक पका हुआ आम नदी में तैरता हुआ सीधा वाराणसी पहुंचता है। वहां स्नान करते हुए एक मानव राजा को वो आम मिलता है। स्वाद से चकित होकर वो अपनी सेना के साथ सीधा हिमालय पहुंचता है। रात में बंदरों को आम खाते देख राजा उन्हें मारने का आदेश देता है। तब वानर राज अपनी प्रजा को बचाने के लिए पेड़ की शाखाओं से नदी पर एक पुल बनाता है। सभी बंदर पार हो जाते हैं, लेकिन वानर राज थकान से मर जाता है और अंत में वो मानव राजा उसका गहरा शोक मनाता है। हिमालय से लेकर वाराणसी तक की ये लोकेशन मैपिंग दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ आपके लिए एक सवाल है, एक्टिव रिकॉल का समय आ गया है। ये जातक कथाएं केवल किताबों तक सीमित नहीं थीं, वे अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता जैसी जगहों की पेंटिंग में उकेरी जाती थीं। तो सवाल ये है कि इस वानर राज की कहानी के कौन से विशिष्ट दृश्य मध्य भारत के भरहुत स्तूप की मूर्तिकला में दर्शाए गए होंगे। इस तरह के टेक्सचुअल नैरेटिव्स को पुरातात्विक साक्ष्यों से जोड़ना एग्जाम क्रैक करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। अब बारी है हमारे 5वें भाग की, प्राचीन भारतीय विज्ञान। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। इस युग में विज्ञान और गणित के क्षेत्र में जो प्रगति हुई वो सच में अभूतपूर्व थी। गणितज्ञ और खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्ट्य नाम की पुस्तक लिखी। उन्होंने एकदम स्पष्ट किया कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण होते हैं, न कि सूरज के घूमने से। उन्होंने ग्रहण का वैज्ञानिक कारण भी खोजा और वृत्त की परिधि यानी सर्कम्फ्रेंस की गणना का वो सूत्र दिया जो आज के फॉर्मूले जितना ही सटीक है। और देखिए, आर्यभट्ट के अलावा 3 और नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। इन तीनों ने भी इस युग में कई बड़ी खोजें की। और विज्ञान की बात हो तो शून्य यानी जीरो को कैसे भूल सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक विशेष प्रतीक का आविष्कार किया। इस ज्ञान का ग्लोबल सफर भी अद्भुत है। ये प्रणाली भारत से अरबों द्वारा अपनाई गई और फिर वहां से यूरोप तक पहुंची। इस फैक्ट का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब हम इसकी तुलना रोमन प्रणाली से करते हैं, जहां बिना शून्य के ही गिनती की जाती थी। जरा सोचिए, बिना जीरो के मैथ कैसा होता। हेल्थ साइंस के क्षेत्र में आयुर्वेद का विकास प्राचीन भारत की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ 2 महान चिकित्सकों के बीच कालखंड और विशेषज्ञता का जो अंतर है, उसे समझना बहुत आवश्यक है। पहले हैं चरक, जो पहली दूसरी शताब्दी के आसपास थे। उन्होंने चरक संहिता लिखी, जिसका मुख्य फोकस सामान्य चिकित्सा यानी मेडिसिन पर था। दूसरे हैं सुश्रुत, जो लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुए। इनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता पूरी तरह से विस्तृत शल्य चिकित्सा यानी सर्जिकल प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। चरक माने मेडिसिन, सुश्रुत माने सर्जरी। ये डिस्टिंक्शन एकदम क्लियर होना चाहिए। और अंत में हमारा भाग 6, कागज का आविष्कार। जब भारत में ये सब साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे, उसी के समानांतर करीब 1900 साल पहले चीन में काई लून नाम के एक व्यक्ति ने कागज का आविष्कार करके एक अलग ही क्रांति कर दी थी। ये प्रक्रिया बेहद व्यवस्थित थी। पौधों के रेशे, पुराने कपड़े, रस्सियों और पेड़ों की छाल को एक साथ पीटा गया।
फिर इस मिश्रण को पानी में भिगोया गया, उसे अच्छे से दबाकर उसका सारा पानी निकाला गया और अंततः उस गूदे यानी पल्प को सुखाकर कागज तैयार किया गया। ये तकनीक इतनी बेहतरीन थी कि आज भी हाथ से कागज बनाने की प्रक्रिया लगभग यही है। शुरुआत में कागज बनाने की इस तकनीक को सदियों तक एक गहरा रहस्य बनाकर रखा गया, लेकिन ज्ञान कभी एक जगह रुकता तो है नहीं। इस क्रमिक समय रेखा यानी टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1900 साल पहले चीन में इसका आविष्कार हुआ। 100 साल बाद यानी आज से 1800 साल पहले ये बगदाद तक पहुंच चुका था। बगदाद से ही ये यूरोप, अफ्रीका और भारतीय उपमहाद्वीप में फैला। इसके अलावा आज से 1400 साल पहले ये कोरिया पहुंचा और उसके तुरंत बाद जापान तक विस्तृत हो गया। एग्जाम प्रिसिजन के लिए ये नंबर्स और ये टाइमलाइन बिल्कुल आपके टिप्स पर होने चाहिए। तो जाते जाते एक विश्लेषणात्मक प्रश्न पर विचार करते हैं। एक ओर भारत में ज्ञान मौखिक रूप से या ताड़ के पत्तों पर संरक्षित हो रहा था और दूसरी ओर चीन में उसी समय कागज बन रहा था। जरा सोचिए, जब कागज का आगमन अंततः भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ होगा तो उसने आज जिन पुराणों, महाकाव्यों और जातक कथाओं की हमने चर्चा की, उनके संकलन और प्रसार को किस अभूतपूर्व तरीके से बदल दिया होगा। ये एक ऐसा विचारणीय बिंदु है जो साबित करता है कि इतिहास केवल रटने का विषय नहीं है, बल्कि घटनाओं को आपस में जोड़ने का विज्ञान है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।